हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स का पार्ट चल रहा था, तो पार्ट 2 तक आपको मिल चुका है। ये है पार्ट 3 बीपीएससी का। आपका 38वीं से लेकर के 65वीं तक का सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स कराए जा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्ति होती है। तो अधिकतम राजस्व प्राप्ति अगर बात करें सरकार के प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस, तो होता है निगम कर। अगर बात करें बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार, तो प्रत्यक्ष कर में सर्वाधिक राजस्व निगम कर 18%, जबकि जीएसटी आयकर जीएसटी कह रहे हैं, इनकम टैक्स 17%। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है ब्याज दर। अगर बात करें तो राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी में आपका ब्याज दर नहीं आता है, जबकि ब्याज दर किसका आता है, मॉनेटरी पॉलिसी। अगर बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल किसके द्वारा होता है, तो ये होता है आरबीआई, और फिस्कल पॉलिसी तो ये होता है वित्त मंत्रालय। ध्यान में रखिएगा। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष छोड़ दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप जानना है तो आप जान सकते हैं, डॉक्टर सी रंगराजन। अभी एनके सिंह हैं आपके, नंदकिशोर सिंह 20 से 25 तक, यानी कि 15वें। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य हेतु केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है। ध्यान से सुनिएगा, 14वें वित्त आयोग के अनुसार। 14वें वित्त आयोग कौन से, कैसी नहीं होगी। तो 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत, तो प्रतिशत आपका था 42%, और 14वें के जो आपके थे वाई बी रेडी, कैसी नहीं होगी नहीं। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। तो प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाने जाने वाला क्रेडिट कार्ड को हम लोग प्लास्टिक मनी जानते हैं। 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक दर 11% से बढ़ाकर कर दिया था। तो ये क्या है के लिए, पढ़ने के लिए क्वेश्चन नहीं है, इसको आगे स्किप करते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। तो मुद्रा की मात्रा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। तो जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है निवेश बैंक का। एलआईसी अगर बात करें स्थापना की तो कब हुआ था, 1956 में, जिससे मतलब कि निवेशकों को एक रिटर्न के रूप में कुछ प्राप्त होता है। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। तो भूमि विकास बैंक किसका अंक है, तो सहकारी उधार ढांचा, ऑप्शन डी। लैंड मॉर्टेज बैंक, जिसका नाम परिवर्तन करके भूमि विकास बैंक कर दिया गया है। कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक सहकारी साख का प्रमुख संस्था है। दीर्घकालिक, ध्यान में रखिएगा, अल्पकालिक नहीं है, दीर्घकालिक। कौन, तो आपको भूमि विकास बैंक 15 से 20 वर्षों की लंबी अवधि के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय मुद्रा छापा जाता है। तो भारतीय मुद्रा छापा जाएगा नासिक प्रिंटिंग प्रेस से, ऑप्शन डी। करेंसी प्रेस नोट की बात करें नासिक महाराष्ट्र, तो 10, 20, 50, 100 और 200 के, तो 500 और 2000 के नोट छापे जाते हैं। उनकी पूर्ति करता है करेंसी प्रेस नोट नासिक के अतिरिक्त बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश, शाहबानी पश्चिम बंगाल, मैसूर कर्नाटक में रिजर्व बैंक के मुद्रण लिमिटेड हैं। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है। तो मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण ही मुद्रा नीति का लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की सिफारिशों पर बैंकों का ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है। तो नरसिंहन समिति की सिफारिशों पर आपका बैंकिंग दरों का विनियंत्रण आधारित है, और कब, तो 1991 में। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो यहाँ पे दिया हुआ है, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है, तो पूंजी की पर्याप्तता मानक कितना है? 8%। जानते हैं क्या है? द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा गठित वासले समिति ने वर्ष 1988 में सर्वप्रथम पूंजी पर्याप्तता नामक अवधारणा प्रस्तुत की। पूंजी पर्याप्तता से तात्पर्य ऐसे पूंजी से है जिसे उस बैंक द्वारा किसी व्यावसायिक अस्तित्व प्रोफेशनल एसेट्स के सृजन के लिए एक निश्चित स्तर तक अपने पास रखना चाहिए। यदि उदाहरणार्थ बात करें तो पूंजी पर्याप्तता जो अनुपात है वो 8% निर्धारित किया जाता है, यानी कि इतना प्रतिशत आपको रख कर ही कोई काम करना होता है। अगर बात करें 2009 में तो इसको बढ़ा करके 9% कर दिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंक के नाम से पुकारा जाता है, वर्गीकृत है तो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आधार पे ये वर्गीकृत है। रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी की वित्तीय संस्था के सुधार लाने के दृष्टिकोण से पिछले कुछ वर्षों में उनके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का प्रयास किया गया है। अगर बात करें तो आरआरबी को यह सुविधा प्रदान की गई है कि जहां पहले उनकी अनिवार्य था कि वे केवल प्राथमिक वाले क्षेत्र का ही ऋण दे, लेकिन अब वे इन क्षेत्रों में केवल 40% ही ऋण दे सकते हैं। नाबार्ड उधार देता है, तो नाबार्ड किसको उधार देगा? तो कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को। ध्यान रखिएगा, कृषि वशिष्ठ को नहीं देगा, ग्रामीण विकास संस्था को नहीं देगा, कृषि के लिए राज्य सरकार को नहीं देगा, लेकिन कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए देगा। नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो 1982। भारत में कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है, तो उस बैंक का नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दुर्लभ मुद्रा, हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों के पास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ों का संचय का अनुपात दर, ये करेंट उस समय से क्वेश्चन था, ये छोड़ दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? तो कीमत स्तर घटा था प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? तो औद्योगिक वित्त का इसमें से जो स्रोत नहीं है वो है आपका नाबार्ड, जो कि औद्योगिक को नहीं देता है, कृषि के लिए देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो उच्चतम बैंक आपका आरबीआई है, स्थापना 1935 और राष्ट्रीयकरण 1949। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। बात करें विकल्प, सभी संस्थाएं प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत हैं। हालांकि नाबार्ड द्वारा नागरिकों का कोई प्रत्यक्ष वित्त नहीं उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन फूड पार्क, सहकारी बैंकों आदि को प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराया जाता है, जिसके कारण इसको भी शामिल किसमें कर लिया गया? तो प्रत्यक्ष वित्त स्रोत में। भारत में नोट निर्गम प्रणाली नोट इशू आधारित है, तो नोट इशू किस पर आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली पे। 1956 के रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम के अनुसार 115 करोड़ रुपए का न्यूनतम स्वर्ण कोष और 400 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति रखनी आवश्यक है, किंतु 31 अक्टूबर 1957 को आरबीआई द्वितीय संशोधन अधिनियम के अधीन स्वर्ण तथा विदेशी मुद्राओं के कोष के न्यूनतम राशि को संयुक्त रूप से 200 करोड़ रुपए के बराबर निश्चित की गई, जिसे 115 करोड़ रुपए मूल्य का स्वर्ण होना आवश्यक रखा गया। हाल ही में डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, तो ये छोड़ दीजिए। 99 की का क्वेश्चन है, तो उस समय क्या कारण था जिसके कारण बढ़ाया गया? अगर जानना है तो देखिए, पढ़िए यहाँ पे क्या है। सरकार द्वारा 1999 में सड़क विकास के लिए प्रति लीटर डीजल 1 रुपये उपकर शेष आरोपित किया गया था, जिससे डीजल की कीमत 1 रुपये बढ़ गई। पुनः डीजल की घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमत के समायोजित करने के लिए सरकार ने डीजल कीमत
32 से 34 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की। 2014 से डीजल मूल्य पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों से निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने की मदद की। तो भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने की मदद की है आईडीबीआई ने। ऑप्शन सी। द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इंडिया की स्थापना 1982 में हुई। इसका उद्देश्य निर्यातक आयातकों के वित्तीय सुविधा को उपलब्ध कराना है। अपनी वित्त संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु एग्जिम बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार ले सकता है। ईपीसीजी का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है। तो ईपीसीजी का जो पूर्ण रूप होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना तो आपको 82 में हुई 1900। तो किस पंचवर्षीय योजना में, तो छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है कि मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो मिलेनियम विकास लक्ष्य में 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति को शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन डी। अब इसके बारे में आपको जानना है तो इस चीज के बारे में पढ़िए यहाँ से। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है। तो साप्टा का पूर्ण रूप है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ऑप्शन ए आपका सही है। 1995 में अस्तित्व में आया था साप्टा। भारतीय रुपए का विनिमय दर निर्धारित होती है। तो विनिमय दर किसके द्वारा निर्धारित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, कुछ उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। भारत में अगर बात करें तो 75 से 92 तक भारतीय रुपए का विनिमय दर निर्धारित विकसित देशों की मुद्राओं के एक बॉस्केट के आधार पर होता था। इस विदेशी मुद्रा बॉस्केट से 5 देश समूहों की मुद्रा, संयुक्त अमेरिका का डॉलर, जापान की मुद्रा येन, ब्रिटेन की मुद्रा पौंड स्टर्लिंग, चीन की रेनमिनबी तथा यूरो को रखा जाता था। मार्च 1992 से 93 तक बाजार की और निर्धारित दर की दोहरी प्रणाली अपनाई गई तथा मार्च 1993 से बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर रुपये का विनिमय दर निर्धारित हो रहा है। तो अब किस पे हो रहा है, तो बाजार में निर्धारित दर, बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर आपका विनिमय दर निर्धारित होता है। एपेक का पूर्ण रूप क्या है। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ऑप्शन डी आपका सही है। तत्कालिक ऑस्ट्रेलियाई प्रधान बॉब हिक के पहल पर एपेक की स्थापना 1989 में हुई। पूर्ण रूप से एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। न्यूजीलैंड से कनाडा तक विस्तृत एपेक के विश्व के बड़ी विस्तारमुख अर्थव्यवस्था वाले 21 राष्ट्र सदस्य हैं। दक्षिण एशियाई प्राथमिक व्यापार समझौता साप्टा, साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का औपचारिक उद्घाटन हुआ। तो इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ था 7 दिसंबर 1995। 1991 में सार्क के छठे शिखर सम्मेलन प्रस्तुत किया गया और इसी के तहत 93 में साप्टा हस्ताक्षरित हुआ और 95 में प्रारंभ हुआ। तो कब डेट हो गया साप्टा का, 1995। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य कौन नहीं है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना अगर 85 में हुई तो देख लीजिए सार्क में कौन सा है। तो जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो सारे हैं। तो इसमें से तो सारे आपके शामिल हैं। जैसे कि दिया है चीन, फिर से आपको दिया हुआ है पाकिस्तान, सॉरी देखिए भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान। तो इसमें आपका आज चीन, आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का हिसाब आप क्या मार के आते, तो चीन मार के आते, लेकिन म्यांमार भी इसमें शामिल नहीं है। तो कैसे 2 कंट्री को कैसे आप चूज करिएगा, जिसके कारण ही आपका यहाँ पे नॉन ऑफ दीज यानी कि कोई नहीं होगा।
अगर बात करें तो ए और बी दोनों सही है। तो ए और बी कैसे आप टच करिएगा, चीन और म्यांमार, क्योंकि इसमें तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान और फिर बाद में अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो गया। नेक्स्ट है, कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। फिर आपसे वही पूछा जा रहा है। तो देखिए 97-98 क्वेश्चन है, तो उस समय अफगानिस्तान नहीं था, लेकिन आज के डेट में अगर हम बात करें तो 12वें शिखर सम्मेलन में सार्क को भी सदस्यता दे दी गई है। तो भारत के नज़दीक पड़ोसी देश में केवल दो ही हैं, चाइना और म्यांमार, जो आपको शामिल नहीं है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। निर्यात, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है तो वो है आपका कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं को निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी। तो भारत की हिस्सेदारी कितना था, 5.31। तो अगर देखिए यहाँ पे 5% दिया था और 6 दिया था, इसीलिए दुविधा था। भारत की हिस्सेदारी 5.31%, जबकि मांस उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 2 पॉइंट्स है। खाली उत्पादन की बात करें तो 2.7, और दोनों मांस मतलब कि निर्मित वस्तु और मांस निर्यात में 5.31। खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में देश ने ग्रहण किया, तो देश ने क्या, चालू खाता के पूर्ण विनियमिता। वित्तीय वर्ष 18-19 में कुल विदेशी मुद्रा का प्रारक्षित भंडार है। तो कुल भंडार जो है वो है आपका 28,55,882 करोड़। देखिए थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है, जिसके कारण आप लोगों को थोड़ा सा आज असुविधा भी हो रहा होगा साउंड को लेकर के। तो वीडियो को 2-4 क्वेश्चन के बाद स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका टोटल कंप्लीट कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है। तो विश्व बैंक से नहीं संबंधित है ADB। देखिए विश्व बैंक समूह के 5 संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद IDA 1960 में इसकी स्थापना हुआ। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC 1956 में इसकी स्थापना हुई। विदेशी विवाद का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID। उसके बाद बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA। एशियाई क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्व बैंक की भांति एक संस्था होनी चाहिए। और 19 दिसंबर 1966 को फिलीपींस की राजधानी मनीला में ADB का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट है कि WTO अस्तित्व में आया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में, तो जनवरी 1995 में। इससे पहले इसको गेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन WTO की स्थापना के लिए उरुग्वे चक्र समझौते में मोरक्को, इन सब मैटरों से आपको मतलब नहीं है, बस आपको इतना ध्यान में रखिए कि गेट के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको WTO 1995 में कर दिया गया। किस वर्ष भारतीय रुपये को महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया। तो महीनों में 2 बार अवमूल्यन हुआ था 1991 में। 1 तारीख और 3 तारीख को भारतीय रुपये को 5 प्रमुख देश अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन की मुद्राओं के सापेक्ष लगभग 18 से 19% अवमूल्यन यानी डिवेल्युएट किया गया था। उसी समय आपका LPG, लिबरेलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दौर था। भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता बाइलेटरल फॉरेन एड आती है। तो देखिए 2000 की बात करें तो था जापान, लेकिन अब की बात करें तो अमेरिका आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में सन 1998 का नोबेल पुरस्कार मिला। तो मिला था अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके महत्वपूर्ण, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को ही पूछा जाता है किसके लिए मिला था। उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं, जिसमें है कलेक्टिव चॉइस एंड द सोशल वेलफेयर 1970 में, और पॉवर्टी एंड फेमिन्स 1981 में सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है।
अगर बात करें 2019 में, तो अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था अभिजीत बनर्जी और एस्लर डुफ्लो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपयों का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था। तो अंतिम बार अवमूल्यन 1991 में ही किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर ए है। तो आज के लिए आपको इतना ही, क्योंकि ये ध्यान में रखिएगा 19% किया गया था अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, जो पहले आपको बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका इकोनॉमिक्स टोटल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो आपको सेक्टर से क्वेश्चन चाहिए बोलिएगा, उसी हिसाब से कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं, बाय बाय।